नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ शादियां बड़ी जल्दबाजी में निपटाई जाती हैं और अक्सर ऐसी शादियों में बहुत बाद में पता लगता है कि दूल्हे की चॉइस गलत थी। अब महाराष्ट्र की इस बारात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी जी और शाह साहब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के चक्कर में जल्दी जल्दी फैसले ले रहे थे और शपथ लेने के बाद फिर कहीं जाकर उन्हें एहसास हुआ कि दूल्हे की चॉइस यानी चीफ मिनिस्टर की चॉइस गलत थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस चॉइस का जो एहसास है वो अब शिंदे साहब को भी हो गया है और उनको लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन के अब मेहमान नहीं हैं और कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। और शायद इस बात का एहसास शिंदे गुट के साथ जो बाकी विधायक थे, जो मंत्री नहीं बने, उनको भी है कि ये सरकार चंद दिनों की है और वो या तो बीजेपी में मर्ज होना चाहते हैं या फिर कई ऐसे विधायक हैं शिंदे गुट में जो घर वापसी चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या शिंदे सरकार या शिंदे फडणवीस की सरकार या शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चंद दिनों की मेहमान है। और सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र में फिर भारी उलटफेर होने जा रहा है। और अगर इस महीने की आखिर में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, वहां सुनवाई है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर शिंदे गुट को अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो क्या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा महाराष्ट्र में? अब उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य, जी हां महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा की सीटें, अगर वहां बीजेपी कमजोर विकेट पर है तो आप अंदाजा लगाइए कि 2024 से पहले आने वाले इन 1.5-2 वर्षों में इस मुल्क की जो सियासत है और सियासत का जो ऊंट है वो क्या करवट लेने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज, और मैं इस पर आपको एक बड़ा खुलासा आज सुनाने जा रहा हूं और हम सीधे मुंबई भी जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी सुनेंगे और उन पहलुओं पर भी जाएंगे जिसे आज के दौर में महाराष्ट्र में छुपाया जा रहा है, गोदी मीडिया बता नहीं रही है कि वाकई पर्दे के पीछे मुंबई में हो क्या रहा है। अब इससे पहले कि आप मुंबई से बड़ा सच सुने महाराष्ट्र को लेकर, और अनुराग चतुर्वेदी तकरीबन 4 दशकों का जिन्हें अनुभव है महाराष्ट्र की राजनीति को समझने का, और बहुत बेखौफ बोलते, जैसे अशोक वानखेड़े हैं वैसे ही चतुर्वेदी जी डरते नहीं हैं मोदी से या अमित शाह से या फिर आप कह सकते हैं फडणवीस या शिंदे से, डरते नहीं, बेखौफ बोलेंगे और आपको लगेगा कि आखिर ये हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं चाहता हूं कि शिंदे की हमने बात कर ली है, फडणवीस की बात भी कर लें। वो फडणवीस जो कहीं ना कहीं रिमोट उनके पास है, वो रिमोट जो मोदी जी ने उनको दिया था, हैं ये डिप्टी सीएम, काम सीएम का कर रहे हैं। अब यूं तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र के। लेकिन यहाँ भी दुविधा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये असली चीफ मिनिस्टर हैं और वाकई इनकी चल रही है तो महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चले गए, क्यों नहीं रोक पाए देवेंद्र फडणवीस। और इसमें इसके चलते इनकी जो साख है उस पर बट्टा लगा है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो नीचे आई है जिस तरह से प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चले गए। दूसरा, अगर हम देखें कि फडणवीस साहब ने जिस तरह से अंधेरी ईस्ट में जो उपचुनाव था वहाँ पर सरेंडर किया, भाजपा का उम्मीदवार उतारा, फिर उद्धव ठाकरे को देखा, शिवसेना को देखा और अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। पहली बार बीजेपी ने मैदान छोड़ा है चुनाव का और वो इनकी सरपरस्ती में। ये भी एक पॉइंट है जो फडणवीस साहब को मुद्दतों तक चुभेगा। अब 2 बार के
चीफ मिनिस्टर हैं। लोग दिल्ली में ये कहते थे कि मोदी जी जब कुर्सी छोड़ेंगे तो उसके एक दावेदार फडणवीस होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ होंगे तो फडणवीस भी होंगे, अमित शाह भी होंगे। तो कहीं ये प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। और सोचिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री छोड़िए, 2 बार के सीएम भी नहीं है, ये डिप्टी सीएम है। और ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, उसको वीकन करती, कमज़ोर करती है। और जब पॉलिटिकल पर्सनालिटी कमज़ोर होती है तो इकबाल भी कमज़ोर होता है। और सत्ता में, प्रशासन में इकबाल बहुत ज़रूरी है। अब अपोजिशन अगर शिंदे साहब को अगर खोखा बोले, कोई पेटी बोले, कोई इनको पीठ पर खंजर भोंकने वाला कहे, कोई बागी कहे, अगर इस तरह के नाम से अगर पुकारा जा रहा है, आपको विपक्ष पुकार रही है, तो फडणवीस साहब को भी लोग ईडी बोलने लगे। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ईडी मतलब एकनाथ और डी मतलब देवेंद्र। अगर ये नौबत है, अगर ये आपकी साख है कि आपको लोग ईडी कह रहे हैं, तो सोचिए वो फडणवीस जिनको कभी हिंदुस्तान में एक एबलेस चीफ मिनिस्टर माना जाता था, आज ईडी के नाम से पुकारा जा रहा है उनको। अब दोस्तों, चाहे एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर हो या फिर एक ऐसा डिप्टी सीएम हो जो अपने को सीएम कहे लेकिन वो भी सीएम ना हो, एक सरकार जो वाकई डिलीवर ना कर पा रही हो, और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से महाराष्ट्र की लुटिया डुबो रहा हो, जिस तरह से हमने एक के बाद एक महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जाते हुए देखे, जो महाराष्ट्र के आज हालात हैं। और कई सवाल खड़े होते हैं, उभरते हैं, जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की हम बात ज़रूर करते हैं, हम महाराष्ट्र को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीटें। जी हाँ, जो मोदी का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं अगर महाराष्ट्र चला गया। तो हम ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, सीधे चलते हैं चतुर्वेदी जी के पास। चतुर्वेदी जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग अब कहने लगे हैं कि शिंदे जो हैं वो ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं या तो फडणवीस आ सकते हैं या कुछ और फेरबदल हो सकती है। शिंदे के सितारे गर्दिश में लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी, शिंदे का काफ़ी सितारा जो है वो गर्दिश में आ गया है, क्योंकि उनको भाजपा कोई मुख्य रोल ही नहीं दे रही है। और जिस तरीके से उन पे सवारी की जा रही है, उससे उनका इकबाल ही खत्म हो गया है। मंत्रालय में उनकी नहीं चलती, उनकी पार्टी एकदम पंगु हो गई है, चुनाव में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। और वो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में उनकी कोई महत्ता भी रह गई है। और ज़्यादातर उनको एक पीठ में छुरा भोंकने वाला या गद्दार या खोके, इस शब्द से जब प्रयोग होने लग जाता है किसी राजनेता के लिए, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उसकी राजनीतिक भूमिका जो है वो समाप्त हो चुकी है। और वो अब बहुत मेरा ऐसा मानना है कि वो पेरीफेरी पे आ गए हैं। वो बहुत राजनीति के केंद्र में नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में व्यवहार करना शुरू किया है, उनको और उनके समर्थकों को ये लगने लगा है कि अब उनके दिन पूरे होते जा रहे हैं, उनकी कोई भूमिका बची नहीं। शिंदे स्वयं कहीं ना कहीं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो स्टैंस है, ऐसा लगता है जैसे हारी मान ली हो। इसके क्या कारण हो सकते हैं? शिंदे को पंगु बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, महाराष्ट्र का नेतृत्व और आरएसएस तीनों ही, क्योंकि उनकी शिवसेना में भी जो भूमिका थी वो कोई केंद्र की या मुख्य भूमिका नहीं थी। वो कोई सुभाष देसाई या संजय राउत नहीं थे। उनका मुख्य काम जो था वो आर्थिक नियोजन करना, खर्चा पानी देखना ही उनका मुख्य कार्य था। ऐसे में उनको जो राजनीतिक, उनको रोल ही गलत दे दिया गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो इसमें कमजोरी रही, वो उनको जिस प्रकार का रोल जिसको मिलना था, जो एक आप फिल्मी भाषा में कहें तो उनको उनके कद से ज्यादा बड़ा भूमिका दे दी गई, उनको टाइम भी ज्यादा दे दिया गया। तो वो अब लड़खड़ा गए। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो इकबाल था उसको खत्म करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई।
और वही एक तरीके से विलेन वही है, क्योंकि अगर शिंदे खत्म होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में खत्म हो सकती है और हो रही है। मैं जो सवाल चर्चा में है वो ये है कि ऐसा सोचा जा रहा है बीजेपी के नेतृत्व में कि भाई बहुत हुआ, अब ये जो सरकार है इससे निजात पाओ या एकनाथ शिंदे से निजात पाओ, और हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर गुजरात और हिमाचल में मोदी जी को कामयाबी मिली तो ये जो महाराष्ट्र की असेंबली है इसका दोबारा चुनाव हो सकता है अगले साल, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव। तो कई कॉम्बिनेशंस पे बात हो रही है, फोकस ये है कि शिंदे से निजात मिलनी चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस, ऑल्टरनेटिव्स की जो चर्चा हो रही है कि भाई इस सरकार से मुक्ति पाओ, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट या तो फैसला दे दे, डिस्क्वालीफाई कर दे शिंदे को, या शिंदे के विधायक बीजेपी में मर्ज कर जाएं, या असेंबली डिसॉल्व हो जाए राष्ट्रपति शासन की तरफ। आपके की जो चर्चा हो रही है, आपकी जो बातचीत हो रही है, जो वहां के नेता हैं महाराष्ट्र के, उनसे क्या फीलर मिल रहे हैं आपको? देखिए, राजनीति संभावना का खेल है। इसमें किसी भी तरीके से कभी भी जो राजनीतिक चेतना है या जो राजनीतिक द्वंद्व है वो सामने आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने 3-4 विकल्प जैसे आपने जो बताए वो सब खुले हुए हैं, और इन विकल्पों को अपने समय के अनुसार वो देखेंगे कि परखेंगे, क्योंकि एक उनसे बहुत गलती हुई है जिसको महागलती मैं मानता हूँ, कि जब उन्होंने शिंदे जैसे नाकाम राजनीतिज्ञ को एक ऐसा राज तिलक कर दिया जिसकी कि उनको भी अपेक्षा नहीं थी, न कोई महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा थी। चलिए, शिंदे साहब एक बोझ के तौर पे बन गए भाजपा के लिए, लेकिन अगर हम फडणवीस को देखें, फडणवीस को वंडर बॉय कहा जाता था 2014 में कि ये मोदी के वंडर बॉय हैं और अद्भुत क्षमता है इनमें प्रशासन की, और उनको गडकरी को किनारे करके उनको महाराष्ट्र में गद्दी दी गई, भाजपा ने दी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जो आदमी प्रधानमंत्री की दौड़ में था, वो फडणवीस जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, अब वो डिप्टी सीएम हैं, और उनके चारों तरफ जो बाराती हैं वो दागी हैं, बागी हैं। आपको लगता है कि नुकसान फडणवीस को भी बहुत हुआ, और जो प्रधानमंत्री की कभी दौड़ में थे आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं है? ये सही है, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इस सारे प्रकरण में एक बहुत बड़े नुकसान उनको हुआ है। और अभी आप देखिए, कल की ही बात देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है कि उनकी पत्नी को ट्रैफिक के लिए एक सिक्योरिटी दी गई, जब अखबार में खबर आ गई तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली, जबकि होम मिनिस्टर उनके खुद के पति हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी श्रीवास्तव जी, वो भी उन्हीं के दोस्त हैं। परिचित है, दोस्त है, परिचित है, उन्होंने ही उसको नियुक्त किया है। तो ऐसी स्थिति में और भारत, लेकिन जो आरएसएस है वो काफी महिला विरोधी, और आप देखते हैं कि उनके अभी जो महाराष्ट्र में एक बहस चल रही है कि किस तरीके से एक पत्रकार जिसने बिंदी नहीं लगाई थी, तो जो उनका भिड़े जो काफी आरएसएस का एक प्रमुख प्रचारक है और इस सत्तारूढ़ कॉम्बिनेशन का समर्थक है, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम बिंदी नहीं लगाती हो। तो मुझे लगता है कि फडणवीस की खुद की राजनीति, उनकी पत्नी का जो आचरण यह है, जो जिस अभी तरीके से जो कंडक्ट उनकी आया सामने। लोकप्रियता कंडक्ट है, या जो वो एक संगीतकार, एक गीतकार के रूप में आना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बैगेज को पसंद नहीं करती है। और देवेंद्र फडणवीस अब मुझे लगता है कि बहुत पीछे हो गए हैं। वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, थोराट, इन सब के मुकाबले में काफी पीछे हो गए हैं। और अगर इस सरकार के कुछ भ्रष्टाचार के मसले और सामने आए, क्योंकि 3 जो प्रकल्प है वो भी गुजरात चले गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उनकी सहमति से गए, तो उनके राजनीतिक वजन काफी कम हो गया है। जबकि मैं उनके मुकाबले में गडकरी को एक अभी भी एक संभावनाओं का पुरुष मानता हूं। जो दिल्ली है, अमित शाह देवेंद्र फडणवीस से काफी नफरत करते हैं, उनके राजनीतिक उत्थान को वो रोक रहे हैं। इसी तरीके से मोदी जी भी जो है वो गडकरी जी को अपने आपस के जब बातचीत होती है तो उनको डमरू कहते हैं। तो जब आप किसी को डमरू कहते हैं या प्रचार या ऐसे ही बिना बात की बातें करता है, लेकिन आपने जो कहा कि राजनीति में एक कुछ भी हर एक संभव है आदमी मोदी के जी की। उपयोगिता तंत्र शास्त्र को अगर आप माने तो ये डमरू भी वो बजवा सकते हैं और कह दें कि ये शिव का डमरू है, या अपने लोगों को ये बता दें
तो राजनीति जैसे मैंने कहा कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर मैं देखूं तो गडकरी जी अभी भी ऊपर उनका पाला है, उनकी महत्व नंबर एक ऊपर नेता है, है। ठीक है, नंबर वो एक नंबर नेता एक है। नंबर एक नेता हैं, और जाहिर तौर पर अब नंबर एक नेता जिसे आप ट्रम्प का इक्का कह रहे हो महाराष्ट्र में भाजपा का, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते मोदी जी तो करिए। मोदी जी का अपना मामला है, पर्सनल इश्यूज है, पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं। क्या इस 3-4 महीनों की राजनीति में आपको एक नया उद्धव ठाकरे दिखा जो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अब मजबूत है? मतलब जिस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उससे भी कहीं ज्यादा ग्राफ आज की तारीख में उनका ऊपर है, जबकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे को आप कैसे असेस करते हैं पिछले कुछ महीनों? मुझे लगता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा हो गई। उद्धव ठाकरे एक नए संघर्ष की मुद्रा में आए और उन्हें जितनी कठिनाइयां, जितने उनके सिपा सालारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको ईडी से धमकियां दी गई, तो उससे वो उनमें और निखार आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको एक बार फिर से बाला साहब का वारिस ही नहीं बनाया, बल्कि शिवसेना के रूप में आज की तारीख में तो मुझे लगता है वो ये जो महाविकास अघाड़ी है उसके नेता, तीनों दलों में सर्वमान्य नेता भी वही बन गए हैं। मुझे लगता है कि वहाँ मुंबई बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को नया समर्थक ग्रुप बहुत बड़ा मिलने वाला है। मराठी मानुस के अलावा उनको दलित और अल्पसंख्यकों का जो समर्थन मिल रहा है, उससे पूरी मुंबई की राजनीति बहुत बड़े बदलाव का एक संकेत दे रही है। जिस तरीके से आप ये विधानसभा चुनाव में के बाद में एक सेकंड स्टेज बीएमसी की आएगी और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर बीएमसी के चुनाव होते हैं, जो कि जनवरी फरवरी में सरकारी तंत्र कह रहा है कि वो कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के में जो आपने अभी जो बहुत सारी राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा किया, वो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्योंकि शिवसेना का जो बागी धड़ा है वो बड़ा शिथिल होकर लस्तम-पस्त हो रहा है। वो एक ऐसी सेना का हिस्से बन गए हैं जो दिशा भ्रम हो गए हैं, उनके घोड़े और हाथी अब सब पिट चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अब दोहरी भूमिका अपनानी पड़ेगी। उनको शिंदे का भी बचाव करना पड़ेगा, खुद का भी बचाव करना पड़ेगा, और उद्धव जो है वो एक ऐसे हमलावर नेता के रूप में आ रहे हैं जिन्होंने अपने बड़े सिपा सालार संजय राउत, जिनकी अभी भी जमानत नहीं हुई है और वो जेल में ही है, ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे एक नए हीरो के रूप में स्थापित हुए। अब दोस्तों, आपने अनुराग चतुर्वेदी जी को सुन लिया, 4 दशकों का जिन्हें अनुभव है महाराष्ट्र की राजनीति का। मेरी भी एनालिसिस आपने सुन ली। मैं बहुत कुछ आज नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, समझ तो आप भी रहे हैं, कि जब दूल्हे की चॉइस गलत हो या दूल्हा दुल्हन में बने ना, तो फिर होता क्या है आपको पता है फिर क्या होता है जब बात नहीं बनती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त महाराष्ट्र में है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मोदी भी रियलाइज़ कर रहे हैं, अमित शाह भी रियलाइज़ कर रहे हैं, आरएसएस भी रियलाइज़ कर रही है। लेकिन कोर्स करेक्शन करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है महाराष्ट्र में, और इस पर हमें नज़र रखनी होगी। और मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जो सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है शिंदे और उनके साथियों को। बहरहाल, तो ये आज का वीडियो था। आखिर में आप बस अपने कमेंट्स ज़रूर दें, अपने आइडियाज़ ज़रूर मुझसे शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गोदी मीडिया जो चीज़ें छुपाती है मैं उसको सामने लाता हूँ, तो लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, कम से कम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी, क्योंकि महाराष्ट्र देश की राजनीति पर प्रभाव डालता है। तो यह बहरहाल आज का वीडियो था, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।